हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 18th ऑफ अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम केरला। सो व्हाट हैपेंड, केरला में फ्लड की सिचुएशन बनती जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई, जिसके चलते दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं वर्स्ट अफेक्टेड है। तो फर्स्ट वन इज कोट्टयम एंड द अनदर वन इज इडुकी। एंड जिसके चलते देखा जाए तो वहां पर 27 लोगों की डेथ भी हो गई। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ की टीम भी भेजी है, डिप्लॉय हो गई, 5 more टीम और डिप्लॉय हो चुकी हैं। और हमारी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने वार्न कर दिया है स्टेट डिपार्टमेंट्स को कि फिर से रेन हो सकती है, फिर से फ्लड की सिचुएशन आ सकती है। और देखा जाए फ्लड से ज्यादा लैंडस्लाइड से बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, प्रॉपर्टीज को डैमेज हुई है। और स्टेट गवर्नमेंट ने सबको अर्ज किया है, पब्लिक को अर्ज किया है कि भैया आप अननेसेसरी ट्रेवल नहीं करें। उन्होंने मना किया है पब्लिक को कि टू अवॉइड द अननेसेसरी ट्रेवल। और स्टेट गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज का फाइनेंशियल एड देने की एड देने का अनाउंस कर दिया है टू दी विक्टिम इन दी लैंडस्लाइड। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम द सेकंड न्यूज, व्हाट हैपेंड, जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, स्पेशली फॉर द नॉन लोकल्स। जो नॉन लोकल्स है ना, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर में स्ट्रीट वेंडर से काम करते हैं, या फिर जो किसी और स्टेट से आए हैं और किसी स्टेट से माइग्रेट हुए हैं टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है। ओके, तो पहले जो था वो माइनॉरिटी रिलीजन के ऊपर हो रहा था, अब जो है अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर दी, और जो नॉन लोकल्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। तो कल वही हुआ, तो विद इन 24 आवर्स अराउंड ये तीसरा इंसिडेंट है जिसमें 2 माइग्रेंट वर्कर्स को मार दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो देखा जाए तो चाइना और इंडिया चाइना और इंडिया में बॉर्डर क्लैशेस रहती हैं। और बॉर्डर क्लैशेस दो जगह रहता है, इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर, मतलब हम अरुणाचल की बात करें, और हमारा वेस्टर्न साइड, मतलब हम बात करें लद्दाख रीजन। तो लद्दाख रीजन और तुम्हारा अरुणाचल साइड हमारा बहुत ज्यादा बॉर्डर क्लैश रहता है। और देखा जाए तो यहां पर ऑन दी वेस्टर्न साइड, ऑन दी लद्दाख साइड, ये हमेशा लाइमलाइट में रहती है। बस ईस्टर्न साइड बॉर्डर पर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते। रीजन बीइंग, द फोकस इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो थोड़ा दूर है, और इंडिया का जो मेन लैंड है उसके कल्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट्स वाई। तो डोकलाम रीजन सुना होगा, डोकलाम रीजन और ये सारे रीजन में बॉर्डर क्लैशेस होती रहती हैं। सो व्हाट हैपन, इंडियन आर्मी को अभी बेसिकली यूएवी उनके कंट्रोल में आ गया। अब कौन सा, तुम्हारा हेरॉन 1 यूएवी, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है, जो पहले आर्टिलरी के कंट्रोल में था। पहले आर्टिलरी डिपार्टमेंट कंट्रोल में था, अब वो पूरा का पूरा आर्मी एविएशन कंट्रोल में आ चुका है। जिसके चलते देखा जाए तो अब जो यूएवी का कंट्रोल जो आर्मी एविएशन के पास गया, जिसके चलते अब इंडियन आर्मी जो नजर रख पाएगी चाइनीज एक्टिविटीज के ऊपर ऑन दी ईस्टर्न बॉर्डर पर, है ना, क्योंकि चाइना कनेक्टेड है, एक तो वेस्ट साइड लद्दाख से कनेक्टेड है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टेड है। तो जिसके चलते अब हमारी जो आर्मी है वो नजर रख सकती है चाइना के ऊपर कि कहीं वो क्या एक्टिविटीज कर रही है, कहीं वो हमारी टेरिटरीज को कैप्चर तो नहीं कर रही, कैंप्स तो नहीं लगा रही, ये सारी चीजें। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। विल skip the city news, we'll move to the state page. What happened, पिनरई विजयन, तो कल पिनरई विजयन ने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने बताया कि केरला में फ्लड आया, केरला में लैंडस्लाइड हुए, जिसके रिटेलिएशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझे कॉल किया, है ना। ये पिनरई विजयन ने खुद अनाउंस किया फेसबुक पोस्ट में, और उन्होंने ऑफर किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफर किया है केरला को सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने ऑफर दिया है। और उन्होंने ये बोला कि सेंट्रल फोर्सेज जो है वो डिजास्टर रेट एरियाज में डिप्लॉय कर दी जाएंगी। और आगे एक चीज बताया गया कि हाँ, क्योंकि हम कोस्टल स्टेट्स की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, केरला की बात करते हैं, हम अपने आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो वहां पर मेजोरिटी जो लोगों का ऑक्यूपेशन है फिशिंग होता है, स्पेशली इन दी स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो वही चीज बताई कि फिशिंग को बैन कर दिया गया है अभी कुछ समय के लिए, जब तक फ्लड की सिचुएशन और कंडीशंस अच्छी नहीं हो जाती। मूविंग फर्दर,
एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड नहीं पढ़ना है, सो वी डायरेक्टली मूव टू दी एडिटोरियल पेज। सो एडिटोरियल की हम बात करें तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द टर्किश वन, तो टर्किश वाला अपन पढ़ेंगे, टर्की से रिलेटेड अपन पढ़ने वाले हैं एडिटोरियल। द सेकंड वन इट्स अबाउट दी हंगर को लेकर, ठीक है, तो ये बेसिकली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई उसको रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली इंडिया को भी काउंटर कर रहा है और जो कंपोनेंट्स लिए जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए उसको भी काउंटर कर रहे हैं, तो उसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड एडिटोरियल इट्स अबाउट द अभी जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो आया है, प्रेजेंट होगा लोकसभा में, उसको लेकर है, ठीक है। चलो, तुम्हारे लिए 3 एडिटोरियल हैं, 3 एडिटोरियल को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट विल मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल, इट्स अबाउट द टर्किश फॉरेन पॉलिसी रीडिंग ऑन ओटोमन फोर्ट प्रिंट्स। देखो हुआ क्या, अगर हम बात करें टर्की की, तो ऑथर ये बताना चाहते हैं कि अभी जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, टर्की के हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, एल्द्रोगन, एल्द्रोगन जो है वो टर्की को बेसिकली ओटोमन एम्पायर की तरह लाना चाहते हैं कुछ सालों के अंदर। मतलब जब हम ओटोमन एम्पायर की बात करते हैं तो ओटोमन एम्पायर इन दी इन दी इन दी अर्लियर 17th 18th 19th एंड दी अर्लियर आपका 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा डोमिनेंस था इनका, ओटोमन एम्पायर। मतलब बिफोर दी वर्ल्ड वॉर वन ओटोमन एम्पायर का बहुत ज्यादा डोमिनेंस हुआ करता था बेसिकली ऑन दी मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि ओटोमन एम्पायर के जो हेड थे मतलब खलीफा, वही चीज मानी जाती थी। खिलाफत मूवमेंट अगर आप लोगों ने सुना होगा तो खिलाफत मूवमेंट जो इंडिया में भी चला था, कि खिलाफत जो फिर खत्म हो गया था, खिलाफत मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द इस्लामिक रिलीजन, हम उन्हीं को मानते थे, ठीक है, खलीफा इसको बोलते हैं। तो व्हाट हैपन कि आपके मोहम्मद के बाद, तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद क्या होने लगा, जो इस्लामिक रिलीजन को हेड करते थे वो खलीफा बनने लगे। तो जो खलीफा वो चेंज होते रहे तो वही ओटोमन एम्पायर आया। तो ओटोमन एम्पायर ने बहुत सालों तक फ्रॉम 17th 18th 19th एंड द अर्लियर 20th सेंचुरी तक रूल किया और डोमिनेंस था उनका इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर, बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ओटोमन एम्पायर धीरे डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज क्या खत्म भी हो गया था, क्योंकि कमाल पासा आ गए और टर्की में डेमोक्रेसी सेटअप हो गई, जिसके चलते ओटोमन एम्पायर खत्म भी हुआ। एंड ओटोमन एम्पायर का जो डोमिनेंस था इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर, ओटोमन एम्पायर प्रेजेंट हम टर्की को बोलते हैं, जो डोमिनेंस था टर्की का पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर वो कम हो गया, क्योंकि अब टर्की तुम्हारा डिप्लोमेट डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। अब लेकिन जो अभी प्रेसिडेंट हैं टर्की के, रिकैप एल्द्रोगन फिर से टर्की को रिवाइव कर रहे हैं और उसी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं टर्की को जो पहले के ओटोमन एम्पायर के पीरियड में था। अब है क्या, कैसे लेके जा रहे हैं, उन्होंने वो बताया, उन्होंने बोला कि देखो सबसे पहले वो अपना मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मूव्स करके जा रहे हैं। सबसे पहले मिलिट्री की बात की गई। देखा जाए तो टर्की जो है अभी रिसेंटली, अभी अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में वॉर हुआ था, तो टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था, पब्लिकली सपोर्ट कर दिया था और अर्मेनिया के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, और जिसके चलते टर्की की सपोर्ट करने के चलते अजरबैजान ने विक्ट्री विक्ट्री जीता भी, और बहुत बड़ी टेरिटरी, लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी अजरबैजान ने कैप्चर कर ली, जिसके चलते टर्की को भी उस टेरिटरी के अंदर थोड़ा सा पार्ट मिला। और उसका आगे चल के रेलेवेंस पता लगेगा, आगे चल के पता लगेगा कि अजरबैजान को सपोर्ट क्यों किया टर्की ने, ठीक है, अर्मेनिया को सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो अजरबैजान को सपोर्ट किया, जिसके चलते अजरबैजान वॉर जीता और बहुत बड़ी टेरिटरी अजरबैजान के हाथ में लग गई, और जिसमें टर्की को भी कुछ थोड़ी बहुत टेरिटरी मिली, और वो थोड़ी बहुत टेरिटरी बहुत ज्यादा डोमिनेंस क्रिएट करेगी, बहुत ज्यादा डोमिनेंस टर्की का क्रिएट कर देगी। देन आगे बताया गया कि देखा जाए तो ईरान और रशिया देखा जाए तो ओटोमन ट्रेडिशन के बहुत बड़े राइवल थे। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो मानता है कि भाई देखा जाए तो इस्लामिक रिलीजन के हेड हम हैं, और रशियन रशियन कम्युनिस्ट पार्टी है, वो बिल्कुल मोनार्की और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमेशा अगेंस्ट में रहती है। तो ये दोनों एक दूसरे के, दोनों कंट्री जो है ईरान और रशिया, एक एडवर्सरीज हैं, अगेंस्ट में रहते हैं हमेशा से, ओटोमन आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में रहे हमेशा से। और वहीं हम यूएस की बात करें तो यूएस का सपोर्ट रहा है अभी रिसेंटली टर्की को। लेकिन ईरान, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स तीनों के साथ रिलेशन जो है टर्की के खराब भी रहे और अच्छे भी हैं। ऐसी सिचुएशन है, कैसा समझ में आएगा। तो वही चीज बताई गई कि देखो अभी टर्की जो है ना, टर्की हम चाहता है कि हम खुद की ऑटोनॉमी हो, खुद की ऑटोनॉमी क्रिएट हो जाए। क्योंकि हम सीरिया की बात करते हैं तो सीरिया में देखा जाए तो जो रशिया की फोर्सेस हैं और जो टर्की की फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में है, एक दूसरे के अगेंस्ट में है। लेकिन वहीं हम बात करें तो टर्की के जो प्रेसिडेंट है एल्द्रोगन और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन दोनों के पर्सनल रिलेशंस अच्छे हैं।
अभी खुद टर्की ने S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा था, जिसके चलते देखा जाए तो अगर टर्की की, अगर आप रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन जब रशिया ने टर्की ने जब S-400 मिसाइल्स खरीदी रशिया से, तो फिर यूएस से उसके रिटेलिएशन में उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए काटसा के अंदर, जो भी इंडिया के ऊपर लगने के चांसेस हैं, है ना, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज विद सैंक्शंस एक्ट, वो चीज बताई गई। और जो बात कर रहा था कि यूएस अराउंड F-35 जेट फाइटर्स देगा, डेवलप करेगा टर्की के लिए, वो भी बंद कर दिया, सैंक्शंस भी लगा दिए। तो देखा जाए अमेरिका के साथ रिलेशंस खराब भी हैं और अच्छे भी हैं, और रशिया के साथ भी रिलेशंस खराब है और अच्छे भी हैं। इसका मतलब ये है कि टर्की अपने खुद के अलाइज बनाना चाहता है, किसी का अलाय बनना नहीं चाहता। अब वो खुद की ऑटोनॉमी चाहता है। वो सीरिया में देखने को मिल रहा है कि सीरिया में फोर्सेस वो बेसिकली यूएस के, रशिया के अगेंस्ट में है, और अमेरिका के सपोर्ट में है, लेकिन खुद की अलग फोर्सेस हैं, खुद की फोर्सेस की, टर्किश खुद जो है उनकी खुद की ऑटोनॉमी है। अब अब समझ में आएगा कि जो अजरबैजान वाली बात चल रही थी कि अजरबैजान को सपोर्ट क्यों किया। देखा जाए तो अगर हम बात करें, टर्की ये रहा, है ना, और टर्की के साथ यहां पर लगता है इराक, फिर ईरान, और यहां पर वेस्ट एशिया है, या सेंट्रल एशिया बोल सकते हैं या वेस्ट एशिया बोल सकते हैं। और यहां पर क्या है, अर्मेनिया और अजरबैजान, और अर्मेनिया, और ये टर्की है। और यहां पर आपका ब्लैक सी पड़ जाता है, ये ब्लैक सी है। सो व्हाट हैपेंड कि टर्की को अगर वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया में रिलेशंस बनाने होते थे, तो उनको ईरान और सऊदी अरेबिया से निकलना, ईरान और इराक से निकलना पड़ता था। अब हुआ क्या, टर्की ने इस वॉर में अजरबैजान और अर्मेनिया की वॉर में अजरबैजान को सपोर्ट किया, जिसके चलते ये जो टेरिटरी जो है वो अजरबैजान के कंट्रोल में आ गई। तो अब टर्की डायरेक्टली बाय दिस रूट वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया में अपना रिलेशनशिप सेटअप कर सकता है, और उनको इराक और ईरान के लैंड रूट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके चलते इराक और ईरान के साथ जो टर्की के रिलेशन है वो भी थोड़े बहुत खराब हुए, है ना। तो टर्की जो है वो अलाई नहीं बनना चाहता किसी का, वो खुद अलाइज बनाना चाहता है, ये टर्की है। तो वही चीज डिपेक्ट करती है कि टर्की जो है वो ओटोमन फुटप्रिंट्स के ऊपर चल रहा है, ओटोमन एम्पायर जैसे ही था टर्की का जहां डोमिनेंस था, वैसे डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, और मॉडर्न मुस्लिम का हेड बनना चाहता है टर्की, जो अभी प्रेजेंट में सऊदी अरेबिया और बेसिकली ईरान है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ईरान दोनों क्लेम करते हैं कि नहीं भाई, अगर मुस्लिम है तो हम ही रियल मुस्लिम है, हमारे यहाँ से हम इस्लामिक नेशन जो है हमारी बात माननी चाहिए, और ये सारी चीजें तो वो टर्की करना चाहता है। बोलता है कि मॉडर्न इस्लामिक जो है वो हम डेवलप करेंगे, हमारे कंट्रोल में आएगा मॉडर्न मॉडर्न इस्लामिक कंट्रीज, जैसे कि आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये सारे नेशंस। अब देखा जाए तो और भी सिचुएशन खराब हो रही है, टर्की और भी हरकतें कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर है मेडिटेरियन सी में, और यहाँ पर है आपका बेसिकली मेडिटेरियन सी में एक छोटा सा आइलैंड है, साइरस, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर ऑन द वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है ग्रीस। तो यहां से गैस पाइपलाइन जा रही है ग्रीस और साइरस को देखते हुए, जिसके चलते टर्की ने बताया कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में हमारा ईजेड लगता है, मतलब हमारी टेरिटोरियल वाटर एरिया है, तो इस गैस पाइपलाइन में हमारा भी डोमिनेंस रहेगा, विदाउट परमिशन आप गैस पाइपलाइन नहीं डाल सकते, जिसके रिटेलिएशन में फ्रांस ने ग्रीस को सपोर्ट किया था, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिसके चलते डिपिक्ट हो रही है, चीजें बताई जा रही हैं, जो टर्की है वो अपना खुद का डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है उस रीजन में, पूरे वर्ल्ड में, और ओटोमन फुटप्रिंट्स पर वो चलने भी लगा है। ठीक है, ये चीज बताएगी पूरा का पूरा, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए गए जिससे पता लगेगा कि टर्की जो है वो ओटोमन फुटप्रिंट्स पे चल रहा है। मूविंग फर्दर, सो द सेकंड एडिटोरियल इज अबाउट द अलार्मिंग हंगर एंड स्टैटिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स। अब देखो ये एडिटोरियल क्या बताता है। तो सबसे पहले एडिटोरियल में ये बताया गया कि देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस बार जो रैंक आई, वो इंडिया की रैंक कितनी है, 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। वही हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी अराउंड 97 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो कंपैरेटिवली इंडिया की रैंक डिक्रीज हुई है, और इंडिया के लिए ह्यूमिलेशन की बात है कि अदर नेबरिंग नेशंस जो हैं, जैसे कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जहां पर सही में हंगर की प्रॉब्लम है, एज कंपेरिजन टू इंडिया ज्यादा हंगर की प्रॉब्लम है, उनसे खराब रैंक इंडिया को मिली है। तो ये और ज्यादा ह्यूमिलेशन की बात हो गई। तो इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि, तो हम अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर, सबसे पहले हमने ये पढ़ा भी, हमने बोला भी था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 4 कंपोनेंट्स पे आता है। तो पहला पहला क्या है, अंडर नरिशमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टनिंग, चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, और जिसमें इनसफिशिएंट
कैलोरी इनटेक का जो वेटेज है वो 33% है, मतलब 1/3 है। आपका चाइल्ड स्टर्निंग और चाइल्ड वेस्टिंग दोनों का है, ईच गोज आपका 16%, 16.6%, 16.6%, एंड आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी का 33%। ठीक है, सो 1/6 चाइल्ड वेस्टिंग, 1/6 चाइल्ड स्टर्निंग, 1/3 चाइल्ड मोर्टेलिटी और 1/3 आपका इनसफिशियंट कैलोरी इनटेक। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो बता, गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपने जो डेटा लिया इनसफिशियंट कैलोरी इनटेक का, वो आपने कहां से लिया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, सूट फॉर फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर से लिया, और उसके डेटा में डिफिशियंसी है, गलत है वो डेटा। अगर आपको डेटा लेना है तो आप इंडियन गवर्नमेंट डेटा से लेते। लेकिन उसी चीज को लेकर ऑथर ने टारगेट किया, उन्होंने बोला कि अगर हम कंपेयर करें ना, तो वर्ल्ड ये जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ से जो डेटा लिया है, वो बल्कि डेटा अच्छा है एज कंपैरिजन टू दी जो 2019 में डेटा लीक हुआ था फ्रॉम दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेकर, जिसे बल्कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 2011 से लेकर 2018 तक 4% डिक्रीज हो गया, और वहीं रूरल एरियाज में 10% तक डिक्रीज हो गया। ये चीज बताएगी। और वहीं हम चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें और चाइल्ड स्टनिंग की बात करें, तो 2016 से 2020 मतलब 5 सालों में अराउंड देखा जाए तो हमने जो डेटा लिया है वो डब्ल्यूएचओ से लिया है और यूनिसेफ से लिया है। ठीक है, हमने इंडिया से डेटा नहीं लिया, हमने बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लिया है उन्होंने, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, अगर उन्होंने कैलकुलेट करने में। और वहीं चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो उन्होंने यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन से डेटा लिया है। तो ये बता रहे हैं कि ग्लोबल ऑथर ने सबसे पहले ये बताया ग्लोबल इंडेक्स इंडेक्स की जो डेटा लिया है ना, वो सही डेटा लिया है। यूएन की बॉडीज हैं, और देखा जाए इंडिया का डेटा लेते तो और ज्यादा खराब रैंक आती। लेकिन फिर ऑथर ने ये भी बताया कि देखो, इसका मतलब ये नहीं है ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स जो कंपोनेंट्स लेती है वो सही कंपोनेंट्स लेती है, सही डेटा लेती है, उसमें कोई भी इनएडिक्वेसी नहीं है। इनएडिक्वेसी है, वो चीज उन्होंने बताई। उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया किसको लेकर? कैलोरीज इंटेक को लेकर, कैलोरीज इनसफिशियंसी को लेकर। उन्होंने बोला कि कैलोरीज इनसफिशियंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ज्यादा मेन रीजंस हैं। उन्होंने बताया कि देखो, कैलोरीज आपने एक फिक्स कर रखा है कि इतनी कैलोरीज एक पर्सन को लेनी है ऑन एन एवरेज। लेकिन इंडिया में कैलोरीज जरूरी नहीं है, कैलोरीज अगर कम ले रहा है आदमी इसका मतलब है वो अंडर नरिश्ड है, इसका मतलब ये नहीं है। हो सकता है कैलोरीज इसी वजह से कम ले रहा हो क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज कम करता हो। अब कोई फिजिकल एक्टिविटीज कम करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो कैलोरीज कम लेने वाला है। हो सकता हो कि बेटर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे उसकी मेहनत कम लगती हो, या फिर वो ऐसे अप्लायंसेस यूज करता हो जिसमें उसकी एनर्जी कम वेस्ट होती हो। ये सारी रीजन भी हो सकते हैं कैलोरीज कम इनटेक करने के। लेकिन आपने जो डेटा बना रखा है, आपने जो बना रखा है, वो तो बेसिकली आपने अफ्रीकन नेशंस के कंपेरिजन बना रखा है। लेकिन वहीं हम इंडिया की बात करें, इंडियन कंट्री की बात करें, तो इंडिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इंडिया में लोग कम फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं। इंडिया में ऐसे अप्लायंसेज है जहां पर एनर्जी कम वेस्ट होती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कैलोरीज कम ले रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अंडर नरिश्ड है। जैसे हम केरला की बात करें, अगर हम कर्नाटका की बात करें, तो वहां पर कैलोरीज कम ली जाती है, वहां के लोग कैलोरीज कम लेते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजन, बिकॉज ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ लेस फिजिकल एक्टिविटीज। लेकिन वहीं हम केरला, लेकिन केरला में अंडर नरिशमेंट तो नहीं है। लेकिन वहीं हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग कैलोरी ज्यादा लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो अंडर नरिशमेंट उत्तर प्रदेश में ज्यादा है एज कंपेरिजन टू केरला। तो कैलोरीज के बेस पे आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा कंट्री अंडर नरिश्ड है और कौन सा कंट्री ओवर नरिश्ड है और कौन सा कंट्री बिल्कुल सही है। कैलोरीज के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहली प्रॉब्लम उन्होंने ये बताई। दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने बताई टैकलिंग वेस्टिंग एंड स्टनिंग। उन्होंने बताया कि देखो, अगर हम बात करें तो स्टनिंग इज अ क्रॉनिक मतलब इज अ लॉन्ग टर्म डिसीज। अब स्टनिंग का मतलब होता है कि आपकी हाइट कम है एज कंपेरिजन टू दी एज। वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपका वेट कम है एज कंपेरिजन टू दी आपका हाइट। लेकिन वेट तो कभी भी बढ़ सकता है ना। तो वेस्टिंग जो है, वो वेस्टिंग तो एक्यूट है, शॉर्ट टर्म मेजर होता है। पर अभी कोविड के समय वेस्टिंग की सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम अराइज हुई है क्योंकि लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम ही हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाना नहीं था, खाना हमारे पास सफिशिएंट था, है ना। हम लोगों ने खूब फूड सप्लाई किया है, गवर्नमेंट ने खूब फूड सप्लाई किया है, खूब वीट सप्लाई करी है, खूब राइस सप्लाई किया है, खूब ग्रेन सप्लाई किए हैं, खूब पल्सल सप्लाईज करी है, सीरियल सप्लाई किए हैं माइग्रेंट वर्कर्स को, जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है उनको भी दिए गए। तो हाँ, स्टनिंग की प्रॉब्लम है, तो वही ऑथर ने बताया कि स्टनिंग की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है। और इंडिया में ऐसा चल भी रहा है कि इंडिया में भी हाइट जो है डिक्रीज होती जा रही है लोगों की। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, हम लोग कुछ चीजों को कैलकुलेट नहीं कर रहे, हमें स्टनिंग को देखना पड़ेगा। हाँ, अगर जब तक हम वेस्टिंग को सही नहीं करेंगे, हम लोग स्टनिंग को सही नहीं कर सकते। तो पहले हमें वेस्टिंग को सही करना पड़ेगा, मतलब हमें फूड और न्यूट्रिशनल फूड देने पड़ेंगे लोगों की चाइल्ड की जो वो है ग्रोथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हम
स्टनिंग और वेस्टिंग दोनों प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो ये बता रहा है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बताया उसके बारे में डिस्कस किया, चाइल्ड मोर्टेलिटी। उन्होंने बताया कि चाइल्ड मोर्टेलिटी के देखा जाए तो एक इकलौता इंडिकेटर है जिसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब बिलो द एज ऑफ 5 इंडिया में चिल्ड्रंस की डेथ कम हुई है ना। अब इससे क्या डिपेक्ट होता है, इससे ये डिपेक्ट होता है कि इंडिया में जो आपका हेल्थ फैसिलिटीज है बहुत ज्यादा अच्छी है एज कंपेरिजन टू दी अफ्रीकन नेशंस। और ये बताता है कि हम लोग, हाँ हम लोग जरूर बेसिकली हम लोग ये इंश्योर नहीं कर पाते कि न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग ये इंश्योर जरूर करते हैं कि लोग जिंदा रहें, हेल्थ चाइल्ड जिंदा रहे, चाइल्ड की जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो सही तरीके से प्रोवाइड होती रहे। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कंपेरिजन टू दी लेस न्यूट्रिशन फूड देना। ठीक है, तो वही चीज ऑथर ने बताई कि हम लोग एक चीज में तो अच्छे हैं, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिस कंपोनेंट पे कैलकुलेट होती है उनके कंपोनेंट्स को फिर से उनको थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा, और कंपोनेंट्स के अंदर जिस हिसाब से कैलकुलेशन होती है उस हिसाब से कैलकुलेशन को चेंज करने की जरूरत है। ये चीज ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर, देन द नेक्स्ट एडिटोरियल अबाउट द पावरिंग द एनर्जी सेक्टर। अब ये एडिटोरियल आप खुद पढ़ना। इस एडिटोरियल में ये बताया गया कि रिसेंटली जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है वो गेम चेंजर है। वो गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ कुछ अर्बन एरियाज में ही डिस्कॉम थी, मतलब प्राइवेट एंटिटीज थी जो कि कुछ ही कंपनीज थी जो कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती थी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती थी, जिससे लोगों के पास, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस थे कि भैया किस कंपनी से हमें लेना है, और कंपनीज भी कम थी। लेकिन बाय दिस बिल अब कंपनीज जो है बहुत सारी हो जाएंगी, प्राइवेट कंपनीज खुल जाएंगी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जिसमें स्टेट का डोमिनेंस हुआ करता था, स्टेट मतलब नेशन का डोमिनेंस हुआ करता था, अब वो डोमिनेंस धीरे धीरे कम होगा। अब जिससे बहुत सारी डिस्कॉम कंपनीज आएंगी। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे पावर ग्रिड हो गया, अडानी पावर हो गया, अडानी ट्रांसमिशन हो गया, टाटा पावर हो गए, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी कंपनीज, दीज आर दी प्राइवेट एंटिटीज कंपनीज, और ये लोग खुद से अब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। पहले क्या था, सिर्फ एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं इनके पास सिर्फ पावर हुआ करती थी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। लेकिन अब प्राइवेट एंटिटीज के आने से कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो जो टैरिफ लगते हैं, टैरिफ के चार्जेस लगते हैं, वो डिक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि अब जैसे कि हम उन्होंने एग्जांपल दिया नेटवर्क सेक्टर के बारे में। जैसे अब नेटवर्क सेक्टर है, जैसे कि जियो आया, वोडाफोन है, आइडिया है, तो पहले बीएसएनएल था। जब बीएसएनएल आया था तो बहुत महंगा था, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों में पैसे लगते थे। अब 500 रुपए का रिचार्ज कराओ आप, और आप इनकमिंग आउटगोइंग जितना भी है सब फ्री है, आप इंटरनेट भी फ्री है ना। तो वही चीज बताई गई, वो भी 3 महीने तक। तो वही चीज बताई गई कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर में रेवोल्यूशन आया, लोगों को कम बर्डन लगा, वैसे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में आना चाहिए, पावर सेक्टर में आना चाहिए। और उस चीज के लिए ये बिल बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को, डिस्कॉम्स को और डिस्कॉम्स को प्रमोट करेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और जो टैरिफ्स लगते हैं वो टैरिफ्स डिक्रीज हो जाएंगे। ये चीज ऑथर ने बताया। और आगे हाँ एक चीज और बात की गई कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को हमें यूज करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। और ये बिल उस चीज को बोलता भी है कि डिस्कॉम कंपनीज को इतनी रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उनको सब्सिडीज नहीं मिलेगी और उनके ऊपर बल्कि फाइन लग जाएगा। ये चीज बता रहा है, तो रीड खुद पढ़ना, बहुत ईजी है, समझ में आएगा। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, तो नेशनल न्यूज में इंपॉर्टेंट न्यूज ये रही अबाउट द इंडिया और यूएस के मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, और जिसका नाम है क्या, युद्ध अभ्यास 2021, और जिसमें इंडियन मिलिट्री ने और इंडियन मिलिट्री ने मैचअप किया है यूएस की मिलिट्री के साथ। और कहां चल रहा है, अलास्का में। अच्छा, युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट इसी वजह से है कि इट्स द ओनली बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विच बीन हेल्ड बिटवीन द इंडिया एंड यूएस। ये इकलौती मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएस के बीच में होती है। बाकी हाँ, इंडिया और यूएस के बीच में होती भी है, लेकिन वो बाइलेटरल नहीं है, मतलब वो इसमें से वो दोनों नहीं होती। जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज, तो मालाबार एक्सरसाइज पहले जो थी वो पहले ऑस्ट्रेलिया, आपका यूएस और इंडिया 3 थे। अब क्वाड बनने के बाद जापान भी इंक्लूड हो गया, और भी एक्सरसाइज होती है। लेकिन युद्ध अभ्यास इकलौती मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री और आपकी यूएस मिलिट्री इन्वॉल्व होती है। मूविंग फर्दर, सो ये मालदीव के बारे में बताया गया कि कोविड के समय, अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव की जो इकोनॉमी है ना, वो इकोनॉमी चलती है टूरिज्म के बेसिस पर। क्योंकि मालदीव में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत स्मॉल आइलैंड से बना हुआ, बहुत सारे स्मॉल आइलैंड से बना हुआ नेशन है, तो हम एग्रीकल्चर करना तो नहीं कर सकते। तो मेजोरिटी ऑफ दी जो उनका इकोनॉमी है पूरा का पूरा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, टूरिज्म के ऊपर। तो वही न्यूज में बताया गया कि इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव्स को पैंडेमिक की वजह से जो उनके ऊपर इकोनॉमिक ग्रहण लगा हुआ था,
एक्लिप्स लगा हुआ था, हम लोग ये बोल सकते हैं, टर्म दे सकते हैं, इकोनॉमिक एक्लिप्स लगा हुआ था, वो एक्लिप्स को हटाया इंडियन टूरिस्ट ने। वही बताया गया, इस कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर 104% से ज्यादा टूरिज्म जो है बूस्ट अप हुआ है। ओके, और जिसमें इंडियन और रशियन का मेजर कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली इंडियन टूरिस्ट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो अभी जो ब्रिटिश की फॉरेन सेक्रेटरी हैं और आउटगोइंग सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो अभी इंडिया आएंगे और बात करेंगे किस चीज को लेकर, अफगानिस्तान को इशू को लेकर और इंडो पैसिफिक एजेंडा को लेकर, क्योंकि अभी रिसेंटली एयू के यूएस हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई, जिसमें ब्रिटेन भी पार्ट है ना, तो उस चीज को लेकर अभी इंडिया बात भी करेगा और अफगानिस्तान के इशू को लेकर भी डिस्कस करने वाला है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन अभी बहुत दूर की बात है। अभी हम चाइल्ड वैक्सीनेशन पे, अभी हम चिल्ड्रन वैक्सीनेशन पे हम लोग अभी बात नहीं कर रहे, और चिल्ड्रन इतने ज्यादा वनरेबल भी नहीं है कोविड 19 के लिए, है ना, उनको कम चांसेस है उनको कोविड 19 हो, तो जिसके चलते गवर्नमेंट ने बोला है कि चिल्ड्रन चिल्ड्रन वैक्सीनेशन स्टिल अवे, मतलब अभी बहुत दूर की बात है, अभी हम चिल्ड्रन वैक्सीनेशन में बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो अबव द एज ऑफ 18 है, क्योंकि वो ग्रुप ज्यादा वनरेबल है कोविड 19 के लिए, तो पहले हमें उनको वैक्सीनेट करना है। और अभी देखा जाए तो साइंटिफिकली भी ऐसा कुछ हमारे पास रैशनल नहीं आया जिससे हम चिल्ड्रंस को वैक्सीन दे सकें, हो सकता है कि भाई उल्टा पड़ जाए, चिल्ड्रंस को हार्मफुल हो जाए, तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी और वैक्सीन की शॉर्टेज भी हो सकती है, तो इस चीज के लिए अभी हम चिल्ड्रंस पे वैक्सीनेशन पे फोकस अभी हम नहीं कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट ने खुद बताया कि अकॉर्डिंग टू द डेटा डेटा जो हमारा खुद का ऑफिशियल डेटा है, उससे ये पता लगता है कि इंडिया में सिर्फ 3.9% ऑफ द चिल्ड्रंस आर मेल न्यूट्रिशन, मतलब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। दो टर्म होते हैं, एक होता है मेल न्यूट्रिशन, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब कम न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, मेल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन बहुत गंदा है, मतलब जितना एवरेज मिलना चाहिए ना, उससे भी उतना भी नहीं मिल रहा, जितना बॉडी को जरूरत है उतना भी नहीं मिल रहा। तो वो बताया गया गवर्नमेंट ने कि भैया जो डेटा आया ना ग्लोबल अंडर इंडेक्स का, वो बिल्कुल गलत है, उन्होंने गलत डेटा लिया है। हमारे पास जो डेटा है उसमें ये बताया गया कि 3.9% ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया आर मेल नरिश्ड ओनली, मतलब ओनली नहीं यूज करना चाहिए ऐसी सारी चीजों में, नेगेटिव चीजों में, क्योंकि इस ओनली को ही तो हमें खत्म करना है, ये गवर्नमेंट का एम होना चाहिए। सो ये भाई ये गलत चीज है, ओनली तो नहीं होना चाहिए। चलो मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड टू चाइना, सो ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया था अगस्त में, इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड दैट मिसाइल इज न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल, ये ऐसी रिपोर्ट आई है। और उन्होंने सरप्राइज, बेसिकली उन्होंने सरप्राइज दिया है यूएस इंटेलिजेंस को, तो ऐसे सरप्राइज चाइना देता रहता है डराने के लिए। तो चाइना भी कुछ कम नहीं है बिल्कुल नॉर्थ कोरिया से, जैसे नॉर्थ कोरिया वैसे ही चाइना है। मूविंग फर्दर, सो आज इकोनॉमिक न्यूज आती नहीं है बिकॉज टुडे इज मंडे, एंड स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, बट हाँ एक बहुत अच्छी न्यूज है फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट फील्ड, एंड दैट इज कि राहुल द्रविड़ जो है वो लाइकली टू बी द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, मेंस क्रिकेट टीम। ओके, तो वो शायद हेड कोच हो सकते हैं, अच्छी बात है, इज अ वेरी गुड पर्सन। चलो, सो वी एंड द एनालिसिस हियर, हम लोग कल फिर मिलेंगे सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।